बच्चों आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। 11th में पढ़ा होगा आपने। गति बताओ, आपने गति कौन कौन सी गतियां पढ़ी? गति पढ़ी? कौन कौन सी गतियां पढ़ी? एक तो सरल रेखीय गति या रेखीय गति, है ना, जिसमें कैसे रेखीय गति कैसे होती है, जैसे आप सीधे सीधे चले, है ना, सड़क पे चलती गाड़ी, साइकिल, ये सब रेखीय गति। फिर उसके बाद हमने पढ़ी वर्तीय गति। वर्तीय गति भी पढ़ी, घूर्णन गति पढ़ी। ऐसे ही एक होती है आवर्ती गति। ऑसिलेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आवर्ती। या पीरियड। पीरियोडिक मोशन कैसे है? जब यदि कोई वस्तु चल रही है, मान लीजिए, एक निश्चित समय के बाद उसी पथ को रिपीट करें, फिर वहीं जाए, फिर वहीं जाए, तो यानी कि क्या है, वो एक निश्चित समय पे अपनी गति को दोहराती है। तो इस टाइप की जितनी भी गतियां होती हैं वो सारी आवर्ती गति कहलाती हैं। जैसे एक उदाहरण बता सकते हैं आप आवर्ती गति को, एक निश्चित समय के बाद जो अपनी गति को दोहराए। हाँ, घड़ी की सुई की भी आवर्ती गति होती है। जो हमारी सेकंड वाली सुई होती है वो हर 60 सेकंड के बाद अपनी गति को दोहराएगी, है ना। मिनट वाली सुई 60 मिनट के बाद फिर अपनी गति को दोहराएगी, और घंटे वाली सुई 12 घंटे के बाद फिर अपनी गति को दोहराती है। तो जितना समय लगता है उन्हें अपनी गति को दोहराने के लिए, यह एक पूरा सर्कल करने के लिए उसे जितना समय लग रहा है वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहलाता है। ऐसे करते हैं एक चक्र पूरा करने का। ऐसे ही सन, ये हमारा सन है, अर्थ क्या करती है, इसके अराउंड घूम रही है। जब हाँ, ये हमारी अर्थ, ये इसका चक्कर लगाएगी। एक निश्चित समय के बाद कितने दिन में एक चक्कर लगा लेती है सूर्य का अर्थ? एक वर्ष में 365 दिन में, तो वो क्या होगा, इसका आवर्तकाल होगा। अब ये वाली जितनी भी हमारी आवर्ती गति है, ये हमने देखा कि ये एक निश्चित समय में अपनी गति से दोहराती है। ऐसे ही आप कभी झूले पे झूले, जब हम झूले पे झूलते हैं तो वो गति भी हमारी एक आवर्त की गति होती है। लेकिन ये मान लीजिए यहाँ पे झूला, अब आगे पीछे ऐसे घूमेंगे, तो ये आपकी मेन पोजीशन रहेगी, है ना। ये आपकी क्या रहेगी, मीन पोजीशन है, जिसको साम्य अवस्था भी हम बोलते हैं या विराम अवस्था। यहाँ से वो रुका हुआ रहेगा झूला, फिर आप क्या करेंगे, उसे थोड़ा सा पीछे को खींचेंगे और छोड़ देंगे। तो जब आप छोड़ेंगे वो आगे जाएगा,
फिर उसी पोजीशन में आएगा पीछे, फिर आगे जाएगा, फिर उसी पोजीशन में जाएगा। तो इस तरीके से वो भी एक निश्चित समय पे अपनी गति को दोहराएगा। अपनी इस पॉइंट पे जहाँ पे ये विराम अवस्था में हर बार इसे क्रॉस करेगा, हर बार पीछे जाएगा। अगर हमारे एयर फ्रिक्शन वगैरह ना हो तो एक बार किसी को झूठा झुला दो तो वो हमेशा झूलता ही रहेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे एयर फ्रिक्शन है उस पे लगता है वायु प्रदूषण, और वो क्या होता है थोड़ी देर में अपने एनर्जी को खो देता है और रुक जाता है। अब इस टाइप की जो गति है ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है। एक स्पेशल टाइप की जो पीरियोडिक गति है, स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ से क्या मतलब है इसकी? इसने हमने क्या किया, ऑसिलेटरी मोशन एक बिंदु के इधर उधर होनी चाहिए, एक हमारी मेन पोजीशन और उसके इधर उधर जब गति होगी तो वो क्या कहलाएगी, दोलन या कंपन। तो ये हमारी दोलन गति में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक हमारे स्प्रिंग का भी दोलन होता है, स्प्रिंग। ये हमने इससे एक गुटके को बांधा हुआ है स्प्रिंग से, ठीक है। अगर मैं इसको, ये इसकी मेन पोजीशन है, अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे खींच दूँ तो इसकी सेकंड पोजीशन यहाँ आ जाएगी, मान लीजिए, है ना। ये स्प्रिंग इसका थोड़ा सा आगे चले जाएगा तो ये मेन पोजीशन से मान लो एक्स डिस्टेंस आगे मैंने खींचा इसको और फिर इसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद ये कहाँ जाएगी, मेन पोजीशन से उड़ते हुए फिर इधर जाएगी। ये वाली मान लो इसकी इधर वाली एक्स डायरेक्शन में, ये दोनों डिस्टेंस सेम रहती है, सामने इधर उधर नहीं। इतनी दूरी इधर जाएगी, इतनी दूरी ये इधर जाएगी। तो अब ये इस पॉइंट के इधर उधर क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। और इसकी ये वाली गति कैसे कहलाएगी, ये कौन सी गति होगी, दोलन गति, है ना। और ये आवर्ती भी होगी। भाई एक निश्चित समय पे दोहरा भी रहे, आवर्ती में हमने क्या पढ़ा कि वो कैसी होनी चाहिए, एक निश्चित समय के बाद अपनी अवस्था को जो गति दोहराए। तो ये एक निश्चित समय में दोहरा भी गई और क्या हो रहा है, एक पॉइंट के इधर उधर भी है, तो ये कैसी है, आवर्ती गति भी है। और दोनों तरह की है ये। लेकिन जो हमारा सन के अराउंड अभी मैंने बनाया था, कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, मान लीजिए फिर भूमि आई, फिर भूमि आई, इसकी गति आवर्ती तो है लेकिन दोलन नहीं है। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि हर दोलन गति आवर्ती गति होती है लेकिन हर आवर्ती गति दोलन गति नहीं होती। इस चीज को लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमारे से कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। बताइए ये दोलन गति है या आवर्ती गति है। Every oscillating motion
इस बच्चे को इंग्लिश में समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हिंदी में लिखूं? दोनों में लिखो तो। हिंदी में हम इसे कैसे लिखेंगे? हर दोलन गति की गति होगी, परंतु हर आवर्ती गति दोलन गति नहीं है। ठीक है? इसके आप उदाहरण भी लिख सकते हैं दोलन गति के। लिख लो दोलन गति के उदाहरण। घड़ी के पेंडुलम की गति, झूला झूलती बच्ची की गति, और वो चाहे झूला बड़ा व्यक्ति भी झूल ले तो भी वही होगी, तो झूला झूलते व्यक्ति की गति आप लिख। और मशीन की, सिलाई मशीन देखी तुमने? सिलाई मशीन की जो निडिल होती है, जब हम वो हैंडल ऐसे घुमाते हैं तो हमारा हाथ तो क्या करता है? हमारा हाथ तो आवर्ती गति कर रहा है, लेकिन वो जो सुई है वो ऊपर नीचे जाती है, बस उसकी एक बिंदु के इधर उधर। तो जब एक बिंदु के इधर उधर हमारी गति हो रही है वो कैसी है? ढोलनी गति। तो लिख दो सिलाई मशीन की सुई की गति। ये भी कैसी है? दोलनी गति का ये उदाहरण। अब हमारी दोलनी गति में एक टर्म यूज होती है, प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स। बता दीजिए। अब सारे बच्चे एक मिनट में यहाँ ध्यान से सुनिए, ये डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है ना यहाँ से? इसमें देखिए, ये वाली मैंने पेंडुलम की मेन पोजीशन बनाई थी, ठीक है? इसको एक ही रहने देते हैं और एक अलग से बनाएंगे। ये इसकी मेन पोजीशन। साम्य अवस्था, इसको साम्य अवस्था या पोजीशन बोलते हैं, या मेन पोजीशन है इसमें, माध्यावस्था, ये इसके नाम है। जब कोई भी वस्तु साम्यावस्था में होती है तो उस स्थिति में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। सबसे पहली कंडीशन तो यही है ना? तो साम्यावस्था में हमारी जो भी वस्तु होगी उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन अब हमने क्या किया? नीचे मैंने ये नीचे ये इसको करके खींच दिया।
तो ये अपनी सामने अवस्था से x डिस्टेंस आगे पहुंच गई। मैंने इसको खींचा, ये x कितना भी हो सकता है, ये मेरे खींचने पर डिपेंड करेगा कि मैं इसको ज्यादा खींच रही हूँ या कम खींच रही हूँ। अब इसमें जो ये इधर को गया, अब ये इधर को ही नहीं जाता रहेगा, ये फिर पीछे आएगा। तो इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसे पीछे की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो फोर्स कौन सा फोर्स है? यहाँ पे वो फोर्स है हमारा स्प्रिंग का, जो हमारा बल नियतांक होता है, स्प्रिंग फोर्स। हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स के बारे में? स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या होता है, निगेटिव डायरेक्शन के अनुपाती होगा, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचेंगे तो वो हमेशा कंप्रेस होने की ही उसकी सिद्धरत होती है। अब इसको हमने फिर दिखाया था इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। ये ये क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है, ये पढ़ा था ना हमने। तो यही हमारा स्प्रिंग जो फोर्स है इस समय, ये किसका काम करेगा, यहाँ पे प्रत्यानयन बल का कार्य करेगा। बेटा आगे आ जाओ ना, आगे तो है जगह, यहीं बैठ जाओ। तुम भी आ जाओ, एक बच्चा और आगे आ सकता है। अब देखो, अब इसको यहाँ पे हमने खींच लिया, यहाँ पे क्या होगा, एक्स ज्यादा है तो फोर्स भी इसके ज्यादा लगेगा। और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, बिना इसके बताओ कौन सी डायरेक्शन में अब इस पे फोर्स लगेगा। हमने इसको खींच के मैंने छोड़ दिया, तो ये किधर जाएगा, इधर डायरेक्शन में जाएगा। इधर वाले फोर्स को इधर की डायरेक्शन में जो भी गतियां लेते हैं, राइट हैंड साइड पे हम सारे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव मान के चलते हैं। अब ये वाले रेस्टोरेंट फोर्स इसको सामने अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सामने अवस्था में आएगी यहाँ पे, तो उस समय ये रुकने का नहीं, यहाँ पे फोर्स तो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या है, जड़त्व का गुण हर एक व्यक्ति के अंदर होगा। जब इसकी एक वेलोसिटी से वापस आए, यहाँ पे जाके ये रुक गया, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका वेग शून्य हो गया होगा, तभी तो रुका। अब जब ये वापस जाएगा, अब यहाँ पे इसका वेग शून्य नहीं होगा, साम्य अवस्था में अभी अधिकतम वेग से होगा। तो जब इसका वेग अधिकतम है तो फिर ये रुकेगा, थोड़ा आगे जाएगा। अभी जब इस साइड जाएगा, अब इसकी अगली पोजिशन इसको मैं आगे देखूँ। ये स्क्रीन थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ये इसकी मेन पोजीशन थी। अब ये मेन पोजीशन से इधर होंगे एफ डिस्टेंस, ये ये हमारे स्प्रिंग का, क्योंकि हमारा हमने जो स्प्रिंग लिया है वो उसके नियम को फॉलो करता है। तो जितना ये यहाँ से आगे जा रहा है उसके लिए हमें उसको से पीछे आएगा, तो ये एफ डिस्टेंस हमेशा सेम रहने वाली है इस। तो यहाँ पे जब ये इधर गया, अब ये क्या हुआ, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, अब इधर जाके भी इस पोजीशन पे जाके ये रुक जाएगा। अब ये टिकुड़ा थोड़ा रहेगा, अभी फैलने की कोशिश करेगा। अब फिर ये स्पेस को सप्लाई करेगा कौन सी डायरेक्शन में, मीन पोजीशन पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एफ पॉजिटिव होगा क्योंकि फिर लग रहा है, लेकिन एक्स निगेटिव है, तो अभी भी ये फॉलो हो जाएगा फिजिकल टू माइनस के एक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी दोलन करने वाली वस्तु पे एक बल कार्य करता है जो हमेशा उसको साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल या रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं।
लिखो। तो ये हमारी एक तरीके से इस कोर्स की कंडीशन है कि ये कैसा होना चाहिए, हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में। ये निगेटिव साइन हमें विपरीत दिशा को बता रहा है, बल की दिशा विस्थापन के विपरीत होगी। और हम इसे इधर लेके जा रहे तो ये बल इधर पलटेगा, अगर हम इसे इधर लेके जा रहे तो बल इधर पलटेगा। हमेशा बल साम्यावस्था की तरफ ही लगता रहेगा। साम्यावस्था पे फोर्स कितना होगा, 0, और यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ भी मैक्सिमम। ये लिख लिया सबने? ये वाला डायग्राम सबने बनाया हुआ है अपने कॉपी पे? ये वाला डायग्राम बना, मैं इसको यहाँ बना देती हूँ, वहां पे थोड़ा सा दिख रहा है सबको वहां से? ठीक है, ये देखो। ये वाला डायग्राम बना, छोटी सी से हमें कुछ समझ ही नहीं। अब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा अभी मैंने बताया था फोर्स कितना होगा, 0। सामने अवस्था में फोर्स 0, वेग अभी तो ये रुकी हुई है इस समय तो इसका वेग यहाँ पे भी 0 है। लेकिन जब ये दोलन गति कर रही है उस समय यहाँ पे साम्य अवस्था में इसका वेग अधिकतम होगा। जब ये दोलन करना शुरू नहीं कर रखा, जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो उस समय उसका साम्य अवस्था में वेग नहीं, तो वो रुकी हुई है तो उसका वेग 0 होगा, उस पर कोई बल भी नहीं लगेगा, तो वो पूरा रिलैक्स में रहेगी। लेकिन जब हमारे ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे खींच दिया,
अब जब ये साम्यावस्था से गुजरेगी उस समय इसका वेग अधिकतम होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे F0 V मैक्सिमम और ए भी यहाँ पे क्या होगा करेंगे 0। दूसरा कंडीशन आएगी यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे जो भी होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा बल किसके अनुपाती है डिस्टेंस के यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है यहाँ मैक्सिमम, तो यहाँ पे एफ कितना होगा मैक्सिमम, यहाँ पे वेग कितना होगा 0 और ए भी कितना होगा मैक्सिमम। ऐसे इधर आ जाओ, इधर भी क्या होगा भाई, यहाँ से जब ये यहाँ पे आके रुकी तो ये सेम कंडीशन रहेगी, वेग भी 0 होगा, बल इसमें यहाँ मैक्सिमम होगा और इसका जो त्वरण है वही ना 0 होगा। अब इसमें देखो एक बात आ रही है कि त्वरण 0 है, सॉरी त्वरण तो हो गया, इसमें त्वरण मैक्सिमम लिखा हुआ है हमने, त्वरण की वैल्यू है और वेग 0, तो ये पॉसिबल है। हमें लगता है ना कि मतलब कि अगर कोई वस्तु हो जाए तो उस पर कोई तुरंत कार्य नहीं करना। ये देखो जैसे ये चौक है इस समय यहाँ रुकी है, इसका वेग तो 0 है लेकिन इस पे गुरुत्व तुरंत तो कार्य कर रहा है ना, तो जी इस पे कार्य कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जब यहाँ इसका वेग 0 होता है उस समय इस पे त्वरण और बल दोनों काम करते हैं, तभी तो ये इधर आने की कोशिश करती है, मध्य स्थिति में इसको लाने की कोशिश करती है। आगे समझ में सबको बात। Force will be maximum at extreme position, ये क्या है इसकी अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, और मिनिमम या 0 एट मीन पोजीशन। फिर ये मैक्स एक्सट्रीम लेवल आएगा तो ये एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू एफ फोर्स की फिर मैक्सिमम हो जाएगी। कौन सा फोर्स है ये, क्या नाम है इस फोर्स का, हाँ प्रत्यानयन बल। मीन पोजीशन पे मीन पोजीशन से नहीं, मैं मिटाई देती हूँ। मीन पोजीशन से में वेग कितना होगा यहाँ से बता, इस वाले से क्या होगा, ये हमारी मेन पोजीशन है, ये क्वेश्चन पोजीशन, वेग हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। अगर मैं इसको कोई नाम दे दूँ यहाँ पे, इसको कोई नाम दे दूँ, इसको ए और इस वाली पोजीशन को बी नाम ले लूँ, तो ये वाली पोजीशन है हमारी बी। यहाँ पे बल कितना होगा मैक्सिमम, बता यहाँ पे कितना बल कार्य कर रहा है, होगा या नहीं होगा, कितना, कितने का मतलब उसके हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं बतानी, बस ये बताना है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या 0 मैक्सिमम होगा, है ना, एफ तो होगा नहीं। त्वरण, त्वरण की क्या स्थिति रहेगी बी पोजीशन पे, त्वरण भी मैक्सिमम होगा, जब फोर्स रखते होंगे तो ए भी मैक्सिमम और वेग 0 और विस्थापन, विस्थापन 0 हो जाएगा, माध्य स्थिति से इतनी दूर है वो पहले से दिख नहीं रहा तुम्हें, विस्थापन या विस्थापन 0 तो मेन पोजीशन पे होगा, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं विस्थापित किया आपने, तो एक्स विस्थापित किया ना, तो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहलाती है हमारी आयाम, तो हमारा जो विस्थापन होगा एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए के, ये इसको कह सकते हैं कि ये भी कैसा होगा मैक्सिमम।
अभी इन्फ्लेटिव टाइम पीरियड आएगा अभी। आप मीन पोजीशन पे आ जाओ। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब हमारी गति चल रही है तब की बात है, ये स्टार्टिंग वाली रुकी हुई पोजीशन नहीं है। फिलहाल ये ओ पोजीशन है। यहाँ पे वेग कितना होगा? शून्य। क्या? जोर से बोलो भाई, सही बताओगे गलत कोई ये मार थोड़ा देंगे तुम्हें यहाँ। अगर गलत बताओगे उसमें करेक्शन हो जाएगा, सही बताओगे तो अच्छी बात है। बताओ। जब मैंने बताया था कि जब ये दोलन गति करती है ना वस्तु ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको खींचा, पहले मेन पोजीशन पे थी, यहाँ जाके इसको छोड़ दिया। जब मैंने इसको छोड़ा तो अगर ये यहाँ आके रुक जाए, ठीक है, कि वहीं जहाँ उसका वेग शून्य होगा, यहाँ जाके ये रुकी थी ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, तो यहाँ हमने बता दिया इसका वेग शून्य है। अगर ये यहाँ के रुक जाती है तो फिर तो यहाँ इसका वेग शून्य होगा। तो क्या ये यहाँ पे रुकी थी? ये तो इधर गई थी, फिर साम्यावस्था से इधर, साम्यावस्था से इधर उधर गति करती तब कोई ऑसिलेटरी मोशन कहला रही। तो अगर ये यहाँ रुक जाती है, यहाँ से बस यहाँ तक की होती, फिर मेन पोजीशन पर इधर आ जाती, तो यहाँ जाके ये रुकी, इनके मेन पोजीशन में ये रुकी गई थी और फोर्स शून्य था। फोर्स तो जीरो और वेग अधिकतम होगा तभी आगे जाएगी, वरना तो यही रुक जाएगी। अब इसका कोई गलत नहीं लग रहा था यहाँ। तो यहाँ क्या होगा? वी मैक्सिमम होगा, फोर्स जीरो थे। ऐसा में बात ऐसे ही इस वाली चीज से निकाल दो बस फटाफट। यहाँ पे भी ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होगी। ये भी तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसलिए ये इधर थी, ये इधर है। इसमें क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम होगा, ए भी मैक्सिमम होगा और वी जीरो और एक्स स्थापन निगेटिव होगा, माइनस एक्स, या मतलब ये कह दीजिए कि निगेटिव डायरेक्शन में दिखता होगा। अब हम इसका चीज कर लेंगे हम। आया और आवर्त, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड में टाइम पीरियड। इसमें एक बात और है कि ये जो हमारी गति है, आवर्त की गति तो है ही, दोलन गति भी है। तो एक ऐसी दोलन गति जो हमारी एक सरल रेखा में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति बोलते हैं। तो ये सरल आवर्त गति का भी उदाहरण है, और सरल आवर्त गति में ही हमारी ये वाली इक्वेशन फॉलो की जाती है।
क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है। ये सबसे सिंपल उदाहरण है सरल आवर्त गति का। ऐसे ही हमारा पेंडुलम, पेंडुलम में क्या होता है, हमारी गति थोड़ी सी हमें ऐसे दिखाई देगी, तो उसमें अगर एंगल छोटा है उस स्थिति में वो भी कैसी होती है, सरल आवर्त होती है। ये अगर हम इस एंगल को बहुत बड़ा बना देंगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे दिखेगी ना। तो इसलिए छोटे एंगल के लिए बोला जाता है कि छोटे विस्थापन के लिए ये जो हमारी गति होती है लगभग ये भी ऐसे ही लगभग सीधी सीधी रेखा में होती है। आगे समझ में बात। तो इसमें क्योंकि एफ अनुक्रमानुपाती होता है माइनस एक्स की पावर 1, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये फोर्स की, तो इसीलिए इसको सरल आवर्ती गति कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, एक सरल रेखा में ही हमारी आवर्ती गति या दोलनी गति पॉसिबल होती है। बेटा अच्छे से बैठ जाओ, पढ़ने का स्टाइल ही नहीं लग रहा मुझे तुम्हारा, ऐसा लग रहा है आराम कर रहे हो बैठ के। अब क्या पढ़ाना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अभी मैंने बताया भी था कि जो भी हमारी दोलन करने वाली सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु है वो अपनी साम्यावस्था से एक और जितना अधिकतम विस्थापित होती है वो क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है। अब ये मान लो ये आयाम हमारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना खींच रहे हैं शुरू में। अगर हम थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो आयाम कम होगा, अगर हम ज्यादा विस्थापित कर देंगे तो आयाम अधिक होगा। तो यहाँ लिख देंगे साम्यावस्था से एक ओर का अधिकतम विस्थापन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसमें यदि मैंने मान लो इसको 20 सेंटीमीटर पीछे खींचा है पकड़ के, तो यहाँ से विस्थापन कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर ना, ये कितना हो गया। इसको 20 सेंटीमीटर उधर ले जाके मैंने छोड़ दिया। अब ये इधर वाला कितना होगा, ये भी 20 ही होगा, बस इसकी डायरेक्शन इधर है, यानी कि ये डायरेक्शन है 0.2 मीटर। जब इसको हम लिखेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा हमारा, जब इसकी डायरेक्शन निकालना। अब आया हमारा इससे अगला पॉइंट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को भी मैंने बताया भी था, ये बच्चे बता सकते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पूरा करने में से कितना समय लग रहा, वो क्या कहलाता है, इसका टाइम पीरियड कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर मान लो इस समय हमने इसको मीन पोजीशन में लिया, ये यहाँ से देखो, अगर हमने इसको यहाँ पे लिया हुआ है,
तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से शुरू किया हमने, ये इसकी दूसरी पोजीशन है ना, यहाँ तक आएगी, फिर यहीं चली जाएगी। ये इसका एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे पहुंचे, और उसके बाद जिधर को गई थी पहले उधर को ही जाए अब, तो वो होती है उसकी पूरा मतलब एक सर्कल पूरे करने का समय। ऐसे नहीं, अगर मान लो ये भी पोजीशन है, हमने यहाँ से लेना शुरू कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, पहले ये यहाँ जाएगी, जाएगी यहाँ, फिर यहीं आ जाएगी वापस। तो क्या ये इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया? नहीं, क्योंकि ये जब यहाँ से जब हमने शुरू किया था तो ये इधर जा रही थी, अब जब हम यहाँ आए तो ये इधर जा रही है। जब ये इधर को ही जाए यानी कि इसके इसके बाद वाली पोजीशन सेम हो, जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पे पहुंचे, फिर उसको दोहराना है ना अपनी हर पोजीशन को, तो इसके बाद वाला स्टेप इधर को होना चाहिए, तभी ऑसिलेशन पूरा होगा। तो अब क्या होगा, ये इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, अब यहाँ पे जब ये यहाँ से चली और यहाँ पे आई, अब इसका ये पूरा होगा, क्योंकि इसने क्या किया, ऐसे गई, ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ से देखो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन पे ध्यान दो, इसने जब चलना शुरू किया था तो ये कौन सी साइड जा रही थी, राइट हैंड साइड, है ना, फिर यहाँ से फिर राइट पे जाना शुरू करें, तो इसका मतलब अब इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। अगर हम यहाँ मानते इसको, क्या ये पूरा था इसका, अब ये कहाँ जाएगी, लेफ्ट पे जाएगी, है ना, तो इसके बाद वाली ये किधर को जा रही है वो भी हमारी सेम होनी चाहिए, तब हम उसको एक ऑसिलेशन पूरा मानेंगे। ऐसे ही इसमें मान लो ये चलना शुरू करेगा, मान लो ये यहाँ से भी यहाँ पे भी उधर से उधर, ये यहीं पे है। अब इसका क्या हुआ, एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, लेकिन अब ये कहाँ जाएगी, वापस जाएगी पहले वाली पोजीशन को, पहले वाली अपनी स्थिति को ये दोहराएगी। अब अगर यहाँ से यहाँ चली गई तो एक ऑसिलेशन पूरा नहीं हुआ था, अभी तो आधा ही हुआ। अब ऐसे एक पोजीशन और मान के चलेंगे, अगर मान लो हम इसकी यहाँ से कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ इसकी पूरी होगी, हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ, ये पहले इधर गई, ठीक है, फिर यहीं आई, तो क्या ये पूरा हो गया, नहीं, पहले ये पूरा जाएगी यहाँ तक, फिर आएगी ये वापस, अब आएगी इसका इंसुलेशन पूरा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि अगर हम यहीं पे ले लेते तो अब ये तो इधर नहीं जा रही थी ना वापस, ये तो आगे जा रही थी, तो जहां से इसको हमने शुरू किया था चलना जिस पोजीशन से, उसके बाद वाली जो पोजीशन आने वाली थी हमें वो उस पे ध्यान देना है कि ये वहीं पे जाएगी, तो हम एक ऑसिलेशन को पूरा मानेंगे, ऐसे नहीं कि हमारे जहां से मर्जी करी वहां से शुरू कर दी। समझ में आया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा, वो ही टाइम पीरियड हमारा कहलाएगा, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना, अगर इधर बनाओ दिख जाएगा सबको, बस एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे हम लेंगे विस्थापन। यहाँ पे हमारा विस्थापन ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि हम जितने भी ग्राफ बनाते हैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, उन सब में हम टी को एक्स एक्सिस पे ही मानते हैं, तो ये एक आदर्श कंडीशन है, इसलिए हम टी को यहाँ पे ही मान के रखेंगे।
और एक्स को यानी कि विस्थापन को, या विस्थापन या एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है, उसको हम हमेशा वाई एक्सिस पे ही लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, अब हम मीन पोजीशन से शुरू करते हैं या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से शुरू करें, ये कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये कितना लिया था मैंने पहले, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर लिया था ना, मैंने इसको 20 सेंटीमीटर आगे पकड़ के खींचा था। यहाँ पे क्या है हमारा, x इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, इसके बाद इसकी ये दो पोजीशन ले लीजिए, ये दो पोजीशन ले लीजिए। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.2, ऐसे ही है। ये निगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव को कैसे पता चलेगा, अगर हमारी राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है तो नेगेटिव। साम्य अवस्था के लेफ्ट तरफ हम नेगेटिव लेंगे साइन कन्वेंशन, और इधर पॉजिटिव हो। अब यहाँ से हमने मैक्सिमम से शुरू किया, x इज इक्वल टू, जब हमारा t इज इक्वल टू 0 था, इस पोजीशन से हम शुरू कर रहे हैं, हम t इज इक्वल टू 0 कहीं से भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। हम साम्य अवस्था से शुरू करें, हम नेगेटिव से शुरू करें, वैसे हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो जब हमारा t इज इक्वल टू 0 था तो x कितना था, x कितना है यहाँ पे 0.2 यानी कि मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें यहाँ एक पॉइंट मिला, यहाँ पे हमने t तो मानना ही नहीं, अभी ये t 0, यहाँ पे t/4, ये क्या आ जाएगा t/2, ये क्या आ जाएगा 3t/4। हमने t को 4 पार्ट में डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि ये भी हमारी 4 बार में पूरी होगी। देखो यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, तो हमने टी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये क्या आ जाएगा हमारा टी। अब पहले पे हमें यहाँ एक पॉइंट मिला, अब दूसरे में देखो, अब क्या हुआ, अब हमारा ये वापस आ जाएगी वन पोजिशन, कि हमारी कौन सी पोजीशन रहेगी, t/4 की पोजीशन। t/4 पे हमें क्या मिला, 0। ये यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0। फिर टाइम तो आगे जाता जा रहा है, इसकी ये पीछे की तरफ चलेगा, अब ये पीछे की तरफ चलेगा, यानी कि 3t/4, 3/4 वाला जो टाइम आएगा उसमें ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। अब की बार हमारा ऐसे अभी t/2 के हमारा t/4 के हमारा ऐसे इंक्रीज उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां से इसने चलना शुरू करेगा। ये हमारा 2 t/4 पे 0, ये t/2 आएगा, 3t/4 में आएगा, t/2 आएगा, उस पे फिर ये कहाँ गया, निगेटिव में मैक्सिमम पोजीशन यहाँ आया। देखो पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, जब यहाँ से यहाँ आया तो हमारा ग्राफ कहाँ से गया, नीचे आ रहा ना वापस, मैक्सिमम पोजीशन से नीचे आ रहा है तो वो नीचे गया, फिर 0 पे टच कर दिया उसको। ये वाली पोजीशन फिलहाल हमारी ये साम्य अवस्था को शो कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, टाइम आधा हुआ t/2, तो ये कहाँ गया पीछे, अब ये निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस आना शुरू होगा, फिर साम्य अवस्था पे आके 0 हो जाएगा, फिर ये वापस आया साम्य अवस्था पे जाके 0 हुआ, फिर मैक्सिमम पोजीशन। ये इसका एक ऑसिलेशन होगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये नहीं कि हाँ मैंने इसको रोक दिया, फिर ऐसे ये चलता रहेगा।
ऐसे हमें इसकी क्या मिलती रहती है, इसका ग्राफ ये हमारी कॉस वेव है, जो हमारी -1 से -1 के बीच वैरी करती है। ऐसे हमारे अगर हम इसको यहाँ से शुरू करते तो फिर हमें साइन वेव मिली, जो हमारी x बराबर 0 से शुरू हो, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, t 0 पे 0 और cos की वैल्यू 0 पे +1। ठीक है ना। तो हमारे दोनों ही ग्राफ 1 और -1 के बीच में हमने देखा, इस ये यहीं पे घूमते रहते हैं, मैक्सिमम पोजीशन फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम। अब इसमें टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें ग्राफ दिख गया कहीं पे, तो ग्राफ में हमें वो दो पॉइंट ढूंढने हैं जहां से उनकी दोबारा से वही वाली पोजीशन शुरू होगी जो जहां से उसने पहले शुरू करी थी। जैसे ये है, ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, जिसके बाद ये नीचे जाना है। ठीक है, फिर ये यहाँ आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ वाली पोजीशन, अब ये फिर नीचे जा रहा है। तो ये इन दोनों पीक्स के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा टी। कोई और पॉइंट्स देखो, मान लो यहाँ से हमें कोई पॉइंट दे दिया, अब यहाँ से कौन सा दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ये नीचे जा रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, इससे अगला पॉइंट यहाँ से ये वाला पॉइंट होगा, ये है इसका टाइम पीरियड टी। ये वाला देखो, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से ये वाला होगा, यहाँ से ये वाला क्यों नहीं होगा, ये दो पॉइंट्स के बीच का टी टाइम पीरियड के बराबर नहीं होगा, क्यों, तो सही बताया तुमने कि नहीं होगा। देखो यहाँ से जब उसने चलना शुरू किया, वो कहाँ गया, ऊपर या नीचे, नीचे गया ना, फिर ये ऐसे चल के यहाँ आ गया, जब ये यहाँ पे है तो अब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, इसको भी कहाँ जाना चाहिए था, इस पॉइंट के बाद नीचे जाना चाहिए था, तो ये वाला पॉइंट होगा। ये समझ में आ गया सबको। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड हमें ग्राफ दे के रखेंगे और उसमें हमें उसका टाइम पीरियड निकालना होगा। ऐसे हम एक दो सवाल करते हैं अभी। इसमें किसी को कोई चीज समझ में ना आई तो पूछिए। ये क्या हुआ, मैं क्या सकूँ। ठीक है, इसमें इसने पूछा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बताओ क्या होगा।
इधर टाइम दे रखा हमें और इधर क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का, दो सेम पॉइंट्स कहीं से भी ले लो, शुरू से ले लो या कहीं से भी तुम्हारी मर्जी है ले सकती है। तो मुझे सिर्फ इसका टाइम पीरियड बता दीजिए कितना होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हमें 1/6 सेकेंड, बी दे रखा 4 सेकेंड, सी दिया हुआ है 3 सेकेंड और डी दिया हुआ है 6 सेकेंड। कौन सी दो पॉइंट्स के बीच का लोगे पहले तो यही बताओ। और 4 और 6 ऐसे कैसे हो सकते हैं? नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं पूछा उसने, खाली टाइम पीरियड पूछा है। सेकंड है ना, देखो टाइम पीरियड का जो हमारा यूनिट होता है वो हम सेकंड ही तो लेंगे। टी तो है ना ये टाइम, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब इसमें वन ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ पूरा हो गया? भाई अगर तुम यहाँ से लेके चलो तो ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा जीरो टाइम है और इसी के जैसे दूसरा पीक पॉइंट का है ये रहा, और इन दोनों के बीच का यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0, 6 - 0 6 सेकेंड। आया या नहीं आया? अगर हम यहाँ से लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें पूरा नहीं दे रखा, अगर एक बार को ये यहाँ होता 1 और यहाँ होता 7 तो फिर हमारा यहाँ से भी पता चलेगा। अब ये पॉइंट्स में आएगा तो फिर हमें पूरा दिया नहीं होगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम में लेके चलते हैं। अगर हम ये यहाँ पे 3 ले तो ये यहाँ पे कहीं 9 होगा, तो फिर इन दोनों के बीच का भी ले सकते हैं हम। तो ये 9 - 3 6, तब भी 6 आएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से हम लेंगे हमारा टाइम पीरियड सेम आएगा एक सेम ऑसिलेशन के लिए। तो ये प्लॉट ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। अब ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन। यस, है 4 3 1। अब इसने कहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी? जी हो है अभी। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? प्रति सेकंड या हर्ट्स? 3 हर्ट्स, 4 हर्ट्स, 2/3 हर्ट्स, 1/3 हर्ट्स। बताओ, पहले टाइम पीरियड निकाल लेंगे। जो हमारा टाइम पीरियड होता है और आवर्ती है या फ्रीक्वेंसी एफ से एन से किसी से भी हम डिनोट करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे F1/T। और डी, एकदम सही बताया इस बच्चे ने, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना है 3 सेकेंड और इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी 1/3। तो यही आंसर इसका ठीक है।
क्वेश्चन दिया। इसने पूछा व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बताओ भाई, तुमने कुछ समझ में आ रहा ही नहीं। अब तो दो तीन सवाल करेंगे। अब बताओ इसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना, बस 2.1 जैसे भेजना आया मुझे पूरा टाइम वेस्ट। इसका आंसर दिया हुआ है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1/4 सेकंड और 4 सेकंड। 4 सेकंड। 4 सेकंड इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन कोई बता सकता है क्यों? तुमने तो बताया क्यों? 4 सेकंड आंसर है, चलो ये भी तुम्हें पता चलेगा। 2 क्यों नहीं है? 3 क्यों नहीं है? 1/4 क्यों नहीं है? कौन से 2 पॉइंट लिए? ये ले लो पीक पॉइंट 1, ये वाला पीक पॉइंट। अब ये दोनों पीक पॉइंट एक जैसे हैं, अलग अलग हैं? एकदम सेम है ना, क्योंकि इसके बाद भी नीचे जाएगा, इसके बाद भी नीचे जाएगा, तो इनके बीच यहाँ 5 और 1, तो 5 - 1 4। अगर यहाँ से ले हम ये वाला पॉइंट, ये गया, ये यूं आया, फिर ये यूं आया, फिर ये आएगा ना, ये भी 4 वाला आ जाएगा, ये 0, ये 4, तो ये कितना आएगा? 4 - 0 4, तब भी 4 सेकंड। तो हमें वो 2 पॉइंट एक जैसे ढूंढने हैं जहाँ पे क्या होगी, इनकी पोजीशन सेम रिपीट हो रही है, फिर उनका टाइम देख लो। उससे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, टाइम पीरियड तो बहुत ही आसान है, फिर निकाल लो। एक क्वेश्चन और बचा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, ग्राफ अलग अलग बना रहा बस अगला। What is the frequency of oscillation? 3 hertz, 1/2 hertz, 2 hertz और 1 hertz। सेकंड ऑप्शन 1/2 hertz,
बताओ भाई सही है या गलत? कौन से दो अपोजिट पॉइंट्स लिए हमने? वन वाला और थ्री वाला, है ना? वन और थ्री, उनके बीच का अंतर कितना हुआ? टू। तो टू हो गया इसका टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम टेकन कितना हुआ? 2 सेकंड हुआ। फिर हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, कितना है? 1/2। सही हुआ। क्या? ब्रेक टाइम हो गया? बोर हो गए क्या मेरे बच्चे? चलो ठीक है। और तुम्हारी ये वाली क्लास परसों होगी। इसी में ऑसिलेशंस आगे चलेंगे। कल दूसरी होगी, मतलब ये फिजिक्स की होगी। नहीं अब यहाँ तो अंशु देखो भाई, इसने हमारे यहाँ टॉप किया है इस बार इंटर में। और इस लड़की ने हमारे स्कूल की आई लड़की। थैंक यू।